नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर के ग्राउंड जीरो स्पेशल रिपोर्ट की। निकिता नाम है मेरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो हमेशा की तरह फिर से वक्त हो चला है शाम 6:30 बजे का, जहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की तमाम उन बड़ी खबरों से। तो सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो काशी से है। आकाश यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आकाश, क्या रहा इस बैठक में? बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही थी। साथ ही आपको जिस तरह से और भी ज्ञात हुआ होगा, नक्सलवाद को लेकर के जिस तरह से उसे खत्म करना है, और भी तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में। अपडेट करें। बिल्कुल। देखिए निकिता, लगभग 3 घंटे ये सेंट्रल जोनल काउंसिल की ये बैठक हुई है, जिसको लेकर 4 राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे। और ये बैठक में जो मुख्य बातें सामने आई, इसमें नक्सलवाद और घुसपैठ को किस तरीके से रोका जाए, ये बातें सामने आई। हालांकि इसके पहले दर्शन पूजन चारों राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दर्शन पूजन किया। उसके बाद बैठक की शुरुआत हुई। हालांकि मुख्य दो जोर उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिया गया जहां पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। उन गांवों में आधुनिक सुविधा पहुंचाने की बात की गई। उसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई, और किस तरीके से नक्सलवाद को रोका जाए, घुसपैठ को रोका जाए। ये जो बातें थी, ये जो मुख्य बातें थी, ये छन के बाहर निकल के आई। निकिता, जिस तरह से आकाश हमने देखा, गृह मंत्री अमित शाह काशी में मौजूद रहे। 25वीं यानी कि 25वीं बैठक थी, उन्होंने दर्शन पूजन किए। और क्या कुछ रहा, जिस तरह से डिनर भी मंत्रियों का वहां पर आयोजित किया गया था। ऐसा भी माना जा रहा है कि 27 और 29 को लेकर के भी कई ऐसे एंगल्स हैं जिसको लेकर के इस बैठक में चर्चाएं हुई हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा एंगल ये है कि लोग ये मान रहे हैं कि ये देश और प्रदेश की राजधानी में ये बैठक न हुई, बल्कि आध्यात्म की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में बैठक हुई। इस बैठक को लेकर काशी में चर्चा है कि न केवल काशी में नहीं, बल्कि पूर्वांचल तक भी जो इस बैठक को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर काशी आए थे। सबसे पहले उन्होंने बाबा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। उसके बाद जो 4 राज्य के मुख्यमंत्री काशी पहुंचते हैं, वो काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। आध्यात्म की नगरी है, तो आध्यात्म के तरीके से इस बैठक की शुरुआत भी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की मेजबानी कर रहे थे। उन्होंने अंग वस्त्र देने के बाद ये इस बैठक की शुरुआत होती है। मुख्य जो बातें इस बैठक से निकल के यही आई है कि जो नक्सलवाद है और उसके साथ ही जो घुसपैठ रोहिंग्या घुसपैठ है, इसे किस तरीके से खत्म किया जाए, और जो समन्वय है आपसी राज्यों के, इन समन्वयों को किस तरीके से मजबूत किया जाए। इसके पहले सीमा विवाद होता था, तमाम तरीके की बातें सामने आती थी।
इन बातों को किस तरीके से नजरअंदाज किया जाए, फिर इन बातों हम्म। के आधार निकाला जाए और जो समस्याएं हैं आम लोगों की उन्हें खत्म किया जाए। खासतौर ग्रामीण क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ की बात कर ले, जिसमें नक्सलवाद शब्द भी जुड़ता है, तो नक्सलवाद को खत्म करना है। उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं को किस तरीके से जोड़ दिया जाए, वहां पे बैंकिंग सुविधा किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये सभी महत्वपूर्ण बातें हम्म। आज की बैठक में हुई है। बिल्कुल। निकिता। बहुत शुक्रिया आकाश। तो आप सुन रहे थे काशी से मेरे सहयोगी आकाश को, जिन्होंने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आकाश। आगे का भी जो अपडेट होगा वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो तो गाजीपुर से हम आपको ये खबर दिखा रहे थे, और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो बात को दिया जा रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर रखा गया है। तो इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ आगरा से मेरे सहयोगी संजय सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना सक्सेसफुल वो रहा, और उसके बाद अब यहाँ पर नाम बदलने की जहाँ पर बात आ रही है, फतेहाबाद का नाम अब ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर रखा जाएगा, सिंदूरपुरम। क्या है पूरा, कुछ अपडेट करें। तो छात्रों, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में जोश और खरोश था, तो इसी को लेकर जो फतेहाबाद तहसील है, जो कस्बा है, उसका नाम बदलकर अब कहीं ना कहीं सिंदूरगढ़ रखा जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो 1678 की बात है, उस समय कहीं ना कहीं औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर जो सूमागढ़ था उसका नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया। फतेहाबाद का नाम बदलकर सिंदूरगढ़ किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं अपनी जो बैठक थी, उस बैठक में सब प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज भी दिया गया। अब नया नाम जो फतेहाबाद का होगा वो सिंदूरगढ़ होगा। इसको लेकर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो उनके सदस्यों के बीच में एक बैठक हुई, जो बैठक में कहीं ना कहीं इसको प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव को बनाकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं शासन को भेज दिया गया, शासन से वो पास होकर आएगा, तो फतेहाबाद का नाम अब होगा सिंदूरगढ़। यानी सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर था उसी के तर्ज पर, उसी को लेकर इसका नाम सिंदूरगढ़ रखा जाएगा। अगर आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया जाने तो क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे नाम की तब्दीली को लेकर। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी में जोश और खरोश और कहीं ना कहीं सेना के लिए सम्मान था, तो उसको लेकर जब नाम बदला जा रहा है फतेहाबाद का, तो सभी लोगों को उत्साह है, जोश है। क्योंकि जिस प्रकार से सिंदूरगढ़ अब नाम हो जाएगा फतेहाबाद का, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक
जो ऑपरेशन हुआ इस देश में, ऑपरेशन सिंदूर, उसी के तर्ज पर उनका तहसील का नाम रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनमें इस बात को लेकर उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है कि अब फतेहाबाद का नया नाम सिंदूरगढ़ होगा। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो संभल से। तो अब इस पूरे मामले पर संभल से मेरे सहयोगी रजनीश मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बार फिर से अवैध मस्जिदों पर मुख्यमंत्री का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, अपडेट करें। जी, मैं बताना चाहूंगा कि चंदोसी नगर पालिका क्षेत्र की जो 6 बीघा नगर पालिका की जमीन थी, उस पर 35 घर और एक मस्जिद को अवैध तरीके से उस पर बना लिया गया था। नगर पालिका ने उन्हें 5 जून के लिए नोटिस दिया था और 15 दिन का समय दिया था कि आप अपने घरों को और मस्जिद को हटा लिया जाए। लेकिन बावजूद इसके 15 दिन बीतने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति ने वहां से अपने घरों को हटाया, ना ही मस्जिद को हटाना शुरू किया। प्रशासन ने 21 जून के लिए पहुंच करके बुलडोजर की कार्रवाई से वहां पर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तब लोगों में हड़कंप मचा और जाकर लोगों अधिकारियों से मिन्नत मांगने लगे। लेकिन फिलहाल नगर पालिका किसी भी हालत में लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है और वहां से जो अवैध तरीके से उस नगर पालिका की जमीन पर जो घर और मस्जिद को बना लिया गया था, लेकिन आज मस्जिद की जो मीनार ऊंची थी उसको आज तोड़ दिया है और उसका जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि मस्जिद के पास जो मकान थे उनको भी तोड़ा जाएगा। रजनीश, जी बिल्कुल। जो नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन है उसमें लगभग 35 घर हैं। उनको साम नोटिस सभी लोगों के लिए दे दिए गए थे और आज ई रिक्शा के माध्यम से मुनादी भी कराई गई और अनाउंसमेंट भी किया गया कि इन घरों को जल्दी से जल्द हटा लिया जाए। लेकिन अब एक समस्या है कि उन लोगों का कहना है कि अब जो मानसूनी जो वर्षा है शुरू हो गई है। अब लोगों के सामने ये दिक्कत है कि इतने बड़े परिवारों को लेकर के अब वो बिल्कुल। जाए कहाँ, क्योंकि ना तो किराए पर कहीं घर मिल पाएगा और ना ही इतनी जल्दी कहीं जमीन मिल पाएगी कि जिससे कि उनके रहने का ठिकाना बन सके। फिलहाल उन लोगों के सामने काफी समस्याएं हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर प्रशासन उनको बारिश का अगर महीना समय देते हैं, बारिश तक अगर प्रशासन रुक जाता है तो वो निश्चित तौर से अपनी जमीनों को तलाश लेंगे और अन्य अन्य जगह जाकर के अपने मकानों को बना लेंगे। फिलहाल उनके सामने बहुत विचित्र समस्या संकट खड़ा हो गया है क्योंकि उनके परिवार में कुछ बुजुर्ग दंपति और उनके माता पिता भी हैं और कुछ छोटे बच्चे हैं जो रोज स्कूल जाते हैं। बड़ा समस्या उनके सामने उत्पन्न हो गई हैं। जी, रजनीश, जिस तरह से ये सभी परिवार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन की ओर से कि समय बढ़ा दिया जाए, मॉनसून बीत जाने दिया जाए, तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी कोई जवाब आया है इस पूरी गुहार पर? जी बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उस जगह को खाली करवाने के मूड में है, क्योंकि लक्ष्मणगंज एक ऐसा मोहल्ला है कि नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह लक्ष्मणगंज एक हिंदू बस्ती है, लेकिन उसमें लगभग 95% मुस्लिम बस्ती है। और वो जो जमीन है वो सरकारी जमीन पर, क्योंकि नगर पालिका की भी बहुत सारी बिल्डिंगें और इमारतें और सरकारी भवन वहां पे बने हुए हैं, लेकिन उसके चौतरफा जो है मुस्लिम बस्ती के लोग हैं और उन लोगों ने वहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। उसको हटाना ही पूरी तरीके से नगर पालिका समझ रही है कि उनको हटाने में ही फायदा है।
फिलहाल उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी डील नहीं है, और आज हो सकता है कि शाम को उनके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिए जाएं और उनको फोन कट गया। जल्द ही हटा करके हटाया जाएगा। जी। बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब करेंगे रुख अगली बड़ी खबर का, जो कानपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आपको बता दें कि सड़क पर नशे में धुत रईसजादे का कहर सामने आया है, जहां रईसजादे ने फुटपाथ तो इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कानपुर से मेरी सहयोगी जेबा खान मेरे साथ जुड़ गई हैं। जेबा, क्या कुछ है पूरा मामला? रईसजादे ने नशे की धुत में कार चढ़ा दी और वहां से गायब हो गया, अपडेट करें। जी बिल्कुल, ये कानपुर के दक्षिण जोन का मामला है, किदवई नगर क्षेत्र का। और किदवई नगर में चूंकि मार्बल मार्केट है, तो वहां पर अधिकांश मजदूर जो हैं वो रात में लेटे होते हैं, गर्मी का समय है। तो ऐसे में जो मजदूर बेचारे जो काम करते हैं, उन्हीं में से एक जिसका नाम राम कुमार है, वो सो रहा था और ये रईसजादा जगुआर गाड़ी लेकर आता है और भरपूर उसके पेट पे चढ़ाकर भाग जाता है। वहां पर चूंकि पुलिस गश्त कर रही थी, ये बहुत अच्छी बात रही उस मजदूर के लिए, जो समय से उसको ऑटो में बैठा के वहां पे एक दरोगा ने, जो स्थानीय दरोगा है, निजी अस्पताल में जो है एडमिट कराया। उसको होश नहीं आया है अभी तक, और मजदूर की जो है वो क्या फैमिली है, कहाँ से आया है, इसका भी अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो होश में ही नहीं है। बहरहाल पुलिस जो है वो उस कार चालक की तलाश कर रही है और जानकारी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। लेकिन अभी तक जो है वो उस रईसजादे की गाड़ी का कि क्या नंबर है और कौन से रईसजादे ने उस गरीब आदमी पर इस तरीके से गाड़ी चढ़ा के उसको अधमरा कर दिया, मरणासन कर दिया, पता नहीं लगा पा रही है पुलिस। जी। ज़ेबा, आपने बताया जिस तरह से जब ये पूरा हादसा हुआ वहां पर पुलिस गश्त कर रही थी, तो क्या पुलिस ने उसी वक्त गाड़ी का नंबर नोट करके या आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं की? जाहिर सी बात है निकिता, जब वो व्यक्ति जिसके ऊपर जो गाड़ी चढ़ी थी, वहां पर अचानक से भीड़ जमा हो गई और ऐसा समझ पा रहे हैं कि पुलिस वहां पर उस जो हम्म। जो घायल हुआ है व्यक्ति, उसको बचाने की पहले जो है उसने कोशिश करी, कवायद करी कि उसको उस समय से जो है अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उसको सही से इलाज मिल सके, ताकि उसकी जान बच सके, क्योंकि उसके मुंह से लगातार खून आ रहा था। बहुत शुक्रिया ज़ेबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे कानपुर से मेरी सहयोगी ज़ेबा की आवाज़, जिन्होंने इस पूरी जानकारी, जो घटना हुई है उस पर जानकारी हम तक पहुंचाई। शुक्रिया ज़ेबा, आगे की जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, प्रयागराज से जो आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि जिस तरह से सुहागरा
अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या है पूरा मामला, अपडेट करें। बिल्कुल, ये एक हैरत अंगेज घटना है कह सकते हैं, और सबको हिला देने वाली ऐसी घटना प्रयागराज में सामने आई। ये प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाला परिवार है, जहाँ पे एक युवक की शादी होती है बाकायदा रीति रिवाज से। और सबसे बड़ी बात ये कोई प्रेम विवाह नहीं था, ये अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज में होने के बाद इन लोग घर पे आए, दूल्हा दुल्हन अच्छे से रह रहे थे, और सुहाग रात वाले दिन जब जब युवक अपने कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी जो है वो एक बड़ा सा चाकू लेके सामने खड़ी हो जाती है और सीधे धमकी देती है, अगर मेरे नजदीक आए तो इसी से तुम्हें तुम्हें काट के रख दूंगी। जिसके बाद युवक जो है काफी सहमा रहा और अपना चुपचाप उसी कमरे में एक कोने में जाके लेट गया। इतना ज्यादा वो डरा हुआ था कि वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन तो जब 2-3 दिन बीत गए तो उसने अपने अपने माँ बाप को बताया इस बारे में कि ऐसा ऐसा ये जो दुल्हन है ऐसा ऐसा कर रही है मेरे साथ। तो उसके बाद जो उनके परिजनों ने लड़की को बुलाया, उससे बात समझी। उसके बाद उनके जो लड़की के घर वालों को बुलाया, बकायदा लड़की के घर वाले उसको अपने साथ वापस घर ले गए। फिर दोनों के बीच में मान मनोबल ये परिवार के बीच में हुआ और लड़की जो है पुनः फिर वापस आ गई अपने ससुराल में। लेकिन लड़की अपने जिद पे अड़ी थी, क्योंकि मैं किसी और की हूँ, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा जो प्रेमी है वो उसी का ही भांजा है, उसी से वो प्यार करती है। मौका देखते ही ये लड़की जो थी वो खंबे के सहारे फरार हो गई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। भागते हुए वो वहां से भाग जाती है, जिसके बाद वो जो है अपनी शादी भी कर ली उसी लड़के से। और उसके बाद जो युवक है उसका पूरा परिवार है वो सदमे में है। और युवक का साफ तौर से कहना है कि भगवान न करे ऐसी किसी को ऐसी दुल्हन मिले और दोबारा मैं कभी जीवन में शादी के नाम से ही डर रहा है। तो ऐसी हैरत अंगेज घटना सामने आई जिसमें हर किसी को हिला के रख दिया है कि जैसे अभी सोनम और राजा रघुवंशी का अभी मामला, उसी तरह से ये भी सुहागरात वाले दिन की घटना हुई, जिसको सुन के हर कोई स्तब्ध है कि एक दुल्हन कैसे इस तरह की घटना को कर सकती है। क्योंकि प्रेम के चक्कर में आज आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही। उसी तरह ये प्रयागराज में भी जी, एक सामने घटना आ गई, जिसके बाद हर कोई स्तब्ध है इस घटना को सुनने के बाद से। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने सुनी ये बड़ी खबरें। फिलहाल इजाजत दें हमें, और कल फिर से आपके सामने अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर के हम फिर से रूबरू होंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, और देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।